स्टडी प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के इतिहास के बारे में कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और पृथ्वी के निर्माण की कई सारी घटनाएं हैं जिसको हम बार बार अलग अलग थियोरी के माध्यम से उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी दोनों में इन प्रश्नों की भारी संख्या होती है। तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़नी है क्योंकि इसमें सिद्धांत हैं, बहुत थियोरी हैं, और सबसे अच्छी बात कि पृथ्वी के इतिहास से संबंधित सभी जटिलताओं को बड़े तरीके से इसको क्लियर करने का प्रयास किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि ये हमने जो स्रोत उठाया है वह है एनसीईआरटी का आधार। एनसीईआरटी का बेसिक आधार मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि आने वाले प्रश्नों में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न होते हैं उनका सबसे सटीक और मार्मिक ढंग से प्रश्नों के उत्तर आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। तो चलिए, मैं जो चैप्टर उठाया हूँ उसमें पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी और भूकंप एवं ज्वालामुखी। अगर इन सभी 5 चैप्टर्स को हम अगर तरीके से पढ़ते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर पृथ्वी की संरचना कैसी बनी, पृथ्वी का उत्पत्ति का इतिहास क्या है, पृथ्वी की वास्तविक स्थिति क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ये पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर गौर करें। सबसे पहले इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं वो उत्पत्ति से है कि सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास से जानकारी किसने दिया, पृथ्वी की उत्पत्ति के पहला स्रोत किसने प्रस्तुत किया, पृथ्वी की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत आधार क्या हैं, वर्तमान में पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सबसे सटीक और ज्वलंत कौन से सिद्धांत हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आता है जिस पर हमें गौर करनी है। तो सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कई दार्शनिकों और कई वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, थियोरी दी हैं। इसमें सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का आता है नाम। ये क्वेश्चन में आपको हमेशा दिखेगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में सबसे पहला नाम जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट का आता है, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित इतिहास प्रस्तुत किया कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति कई ग्रहों या ग्रहों के टूटे हुए भाग से हुआ है। बाद में 1796 ईस्वी में गणित वैज्ञानिक है लाप्लेज, इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया और थियरी का नाम दिया निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये भी आपका प्रश्न आ चुका है कि नेबुला थियरी या फिर निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। देखिए, अलग अलग में नेबुला थ्योरी में कहता है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण, गौर कीजिएगा, थियरी का परिकल्पना के अनुसार कहता है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से हुए पदार्थों के बादल से हुआ, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो सूर्य के युवा अवस्था से संबंधित थे। इसका मतलब क्लियर हो गया। इसमें प्रश्न आ चुका है, मैं प्रश्नों पर गौर करते चलूंगा। प्रश्न में आ चुका है कि धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इस संबंधित संकल्पना के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो आपको आंसर मारना होगा कि लाप्लेज। दूसरा प्रश्न आ चुका है कि धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल, आई रिपीट, पदार्थों के बादल। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो पूछा गया है कि पदार्थों के बादल की तुलना किससे हुई है, तो पृथ्वी की जो पदार्थों के बादल है उसकी तुलना सूर्य के युवा अवस्था से की गई है। ये भी आपका प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन बहुत सटीक होते हैं। इसमें इसके बाद 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टेन महोदय ने सबसे पहले कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा और इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण एक से दूसरे सतह पर जाने के क्रम में उसमें विस्फोट हुआ। यानी कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में तारों का विस्फोट हुआ, जिसके कारण से ये आसमान में फैल गई। देखिए, यहां लिखा हुआ है आकार के कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गए। मैंने कहा कि पृथ्वी
जब आपस में तारा में विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण से क्या हुआ कि वो पदार्थ बाहर में फैल गया। फैलने वाले पदार्थ संलयन के, उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी की मात्रा थी और ग्रेविटी की मात्रा की वजह से क्या होने लगा, वो आपस में चुंबकीय गुणों से, आणविक गुणों से आपस में संलग्न थे उन पदार्थों में, जिसके कारण से वो पदार्थ आपस में चिपकने की कोशिश किए, अर्थात आपस में संलयन के गुण उसमें पाया गया, जिसके कारण से वो आपस में चिपकते गए। कालांतर में वही चिपक कर पृथ्वी बना, ये आधार है। आगे में हम देखते हैं तो प्रश्न आ चुका है कि सर जेम्स एवं जेफरीज जो महोदय हैं, कि बाद में एक सर होल्डाल जेफरी जिन्होंने इस मत का समर्थन किया। मत क्या था? तो मत था निहारिका परिकल्पना, जिसमें कहा गया था, आपने अभी पढ़ा, कि पृथ्वी का निर्माण पदार्थों के बादल से, भ्रमणशील पदार्थों के बादल से हुआ है और नजदीक से एक तारा गुजरा, जिसके कारण से ग्रेविटी के वजह से वो तारा आपस में छिटकने का प्रयास किया। थोड़ी दूरी जाने के बाद वो आपस में फैल गए। बाद में उन पदार्थों में संलयन के गुण थे, यानी कि ग्रेविटी की वजह से आपस में चिपकना चाहे और चिपक कर एक जगह गोला का रूप धारण किया, जो बाद में कालांतर में पृथ्वी बनी। तो सेम आधार यहाँ पर इन्होंने इन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, सर जेम्स जीन्स और सर हेलाल जेफरी के द्वारा मत समर्थन किया गया कि नहीं, ये ऐसा सही है। बाद में देखिएगा कि सूर्य को लेकर और तर्क है, कई साथी तारे होने की बात की। जैसे पृथ्वी के निर्माण में कहा गया कि सूर्य के साथ में कई साथी तारे थे जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो एक तो कहा कि पृथ्वी का निर्माण के लिए एक भ्रमणशील तारा है जो आपस में पदार्थों के बादल है और आपस में वायुमंडल में यूं ही भटक रहा है, वायुमंडल ब्रह्मांड में भटक रहा है और सूर्य के नजदीक के जाने की वजह से खिंचाव उत्पन्न होता है और वो पदार्थ छिप के बाहर चला जाता है। बाद में संलयन के गुण उसमें होने के कारण से वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और अलग एक पृथ्वी ग्रह का निर्माण करते हैं। लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं, सूर्य के जैसे ही उसी के तरह एक और तारे हैं, यानी कि आपके दो सिद्धांत आ गए। दो सिद्धांतों की स्थिति को कहा जाता है द्वैतारक सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि द्वैतारिक सिद्धांत क्या है। तो कहा गया है कि कुछ समय के बाद सूर्य के साथ एक और साथी तारे की होने की बात कही गई और यही क्या कहलाता है, द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी थियरी। ये बहुत पॉपुलर है। बाद में 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमिड एक वैज्ञानिक हैं और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया और उसके अनुसार से सूर्य एक और सौर निहारिका से घिरा हुआ था और मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसे महत्वपूर्ण धूल कण और गैसें विद्यमान थी। यही कारण है ये आपस में अलग अलग तरीके से एक जगह संगठित होते चले गए, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। कहता है उनके विचार में सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। आई रिपीट, याद रखेंगे, 3 प्रश्न आ चुका है कि प्रारंभ में पृथ्वी का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और साथ साथ में धूलकण से बनी थी। ये प्रमाण प्रस्तुत करता है। आगे हम देखेंगे, यह तस्करी चपटी की आकृति के बाद बादल का निर्माण हुआ, यानी कि बादल का निर्माण बाद कालांतर में हुआ। हम आगे जिक्र करेंगे किस ईस्वी काल में हुआ, वो हम वर्ल्ड टाइम स्केल में देखेंगे। कहता है अंतोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आपको इसमें जितने सारे की पॉइंट हैं, मैंने जिससे कहा कि सारे की पॉइंट वो आपको रटने होंगे, क्योंकि ये सब आपके प्रश्न का है कि प्रथम कौन थे, बाद में किन्होंने प्रस्तुत किया, निहारिका परिकल्पना के जनक कौन है, ये सब आपको प्रश्न में आते हैं। चैम्बरलिन मोल्टे ने क्या किया, ये सब आपके प्रश्न में आते हैं, जो की पॉइंट होते हैं आपको, यही सब आपको गौर करनी है। ज्यादा आपको नहीं पढ़नी है, बस उतनी पढ़नी है टू दी पॉइंट, ये इसी को आधार मानते हुए। अब पृथ्वी के बारे में आप समझ चुके होंगे, कुछ ज्यादा बड़ी इसमें स्टोरी नहीं पढ़नी है, नॉर्मल थियरी उठानी है। जहां पहली बार स्टार्ट करते हैं इमैनुअल कांट, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि नहीं पृथ्वी का निर्माण ग्रहों से हुआ है, इन्होंने यह साबित किया। बाद में 1796 में आते हैं लाप्लेज महोदय और एक नया थियरी देते हैं निहारिका परिकल्पना, जिसमें कहा गया कि नहीं पृथ्वी का निर्माण ऐसे कोड से हुआ है
अर्थात पृथ्वी एक ग्रह की भांति आपस में तैर रहा था। सूर्य के नजदीक में आने से क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से आपस में अट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसमें विस्फोट हो जाता है अधिक ताप की वजह से, और विस्फोट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो आपस में पदार्थ बाहर छिटक जाते हैं। पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं, और वही चुंबकीय और ग्रेविटी, चुंबकीय है तो ग्रेविटी होंगे, तो इन गुणों के वजह से वो पदार्थ आपस में चिपकना चाहते हैं, और वही चिपकने की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। और संलयन की प्रक्रिया होने के बाद उसमें बहुत सारे सामान्य गैस उपलब्ध थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण। ये आपस में मिलकर वहां पर एक अलग वातावरण का निर्माण करते हैं, गैसों का निर्माण करते हैं, और इस तरह से बाद में वहां पर बादल बनती है। हम आगे देखते हैं वर्तमान की घटनाक्रम, जिसको बिग बैंग थियरी कहा जाता है, आधुनिक सिद्धांत है सबसे। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक के बिग बैंग सिद्धांत को माना गया है। यही प्रश्न में आ चुका है कि सबसे आपसे प्रश्न आएगा कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के सबसे तार्किक और सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सी है, तो आपको आंसर मारना है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1920 ईस्वी में एडविन हबल के द्वारा, जैसे आप देख रहे होंगे, एडविन हबल के द्वारा एक प्रमाण दिया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न में आ चुका है कि किन्होंने यह सबसे पहले यह तार्किक प्रमाण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो आपको आंसर मारना होगा एडविन हबल। एडविन हबल ने सबसे पहले यह प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बाद में कहता है समय बीतते के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती चली हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं, जिसको हम अलग अलग माध्यम से देखेंगे। यह है आपका बनाया हुआ सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि एकांकी परमाणु के भार से किस प्रकार ये निर्माण हुआ है परमाणुओं का आधार मानते हुए। ये आपके पास सिद्धांत है थ्योरी का। कहता है, अब बिग बैंग थियरी क्या कहता है, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि बिग बैंग थियरी आखिर है क्या, कहता क्या है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज, जैसे पहला बात में पॉइंट कहता है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ, कौन से पदार्थ, जिन पदार्थों की मैंने बात किया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण, कहता है जिससे ब्रह्मांड बना है वो अति छोटे गोलक और एकांकी परमाणु के रूप में एक ही साथ एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन, आई रिपीट आयतन, अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ये आपको प्रश्न आ सकता है, इस पर गौर करेंगे। तापमान तथा घनत्व अनंत है, जबकि आयतन अत्यधिक सूक्ष्म है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। एक प्रश्न, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो बिग बैंग थियरी के हिसाब से आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, जबकि तापमान और घनत्व अनंत थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे दूसरा थियरी कहता है, बिग बैंग के दूसरे में देता है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। मैंने विस्फोट की बात कहा था कि तापमान अधिक होने के वजह से वो जब सूर्य के नजदीक से गुजरा तो ग्रेविटी इधर खींच रही थी, उधर तापमान बढ़ रहा था, तो आपस में नजदीक जाने के वजह से ही वो तापमान अधिक बढ़ गया और उसमें विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट की बात भी बिग बैंग थियरी में साबित हो गई है कि वास्तव में उस गोलक मतलब वह तारा का छोटा समूह जो पदार्थों के बादल से बने हुए थे, उसमें भीषण विस्फोट हो गया, और इस प्रकार विस्फोट के बाद पृथ्वी का निर्माण होता है। कहता है वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की जो घटना है आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व। ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है कि बिग बैंग थियरी की घटना कब हुई। तो वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो घटना घटित हुई थी उसे ही बिग बैंग थियरी कहा जाता है। इससे क्लियर हो गया कि पृथ्वी और सूर्य का, ये पृथ्वी का नहीं सूर्य का, ये बिग बैंग की घटना होती है जहां पर अलग अलग तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। तो अगर पूछ दे कि पृथ्वी की आयु का आधार क्या है या फिर सूर्य की आयु, तो हमें लिखनी होगी 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, ये प्रमाण है। विस्तार के कारण
कहता है कि कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद 1 सेकेंड, आई रिपीट 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हो गया, क्योंकि विस्फोट होने के बाद भारी मात्रा में ब्रह्मांड में वो फैल गए पदार्थ। इसके बाद विस्तार की गति लगभग धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले परमाणु का निर्माण होता है 3 मिनट के अंदर। ये भी प्रश्न आ चुका है कि पृथ्वी निर्माण में सर्व पहले या किसका निर्माण हुआ था? परमाणु का निर्माण हुआ, और कब? तो 3 मिनट पहले। तीसरा आधार, 2 इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा कहता है कि 3 लाख वर्ष के दौरान इसमें क्या हुआ? तापमान लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी कि कहता है कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 केल्विन तापमान गिर गया। ये भी प्रश्न है। आपको उतना ही, मैं इस चैप्टर से उतना ही करवाऊंगा। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है नहीं, और जितना है आपको मेन आधार मानना है एनसीईआरटी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और प्रश्न नहीं बनेंगे। इसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी कोचिंग की वेबसाइट पर, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां जहां मैं की पॉइंट कह रहा हूं उन की पॉइंट को आप पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद जो मैं इससे प्रैक्टिस का क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आपको बनाने से पता चलेगा कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। या फिर इस चैप्टर से आए हुए प्रश्न को आप बना सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। नहीं बनेगा तो आप नीचे दिए हुए पिन करें, कोचिंग के वेबसाइट पर इसको पिन कर सकते हैं, फिर हम उस पर बात करें। कहता है कि बिग बैंग से लगभग 3 वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन गिर गया और परमाणु में पदार्थों का निर्माण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा 3 मिनट, पृथ्वी के जो विस्फोट की घटना है, विस्फोट घटना के 3 मिनट बाद जस्ट ही परमाणु पदार्थों का निर्माण हो गया था, और यह घटना 13.7 वर्ष पूर्व है पहले, मैं ये देख चुका हूँ। तीसरा में कहता है आगे कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। इसका मतलब क्या होगा? ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। बिल्कुल सही है। अगर ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, अलग अलग तारों एक दूसरे से दूरी जा रहा है, इसका मतलब तय है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्योंकि अगर ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो तो तारे एक से दूसरे की दूरी में नहीं जाएंगे, यानी कि भ्रमणशील की अवस्था में आज भी हैं। और ये साबित होती है कि आकाश गंगाओं में बीच की दूरी ब्रह्मांड का विस्तार है। एक सिद्धांत है, हॉयल महोदय ने दिए हैं। हॉयल महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है स्थिर अवस्था का संकल्पना, स्टेडी स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। कहता है, एक सिद्धांत दिए हैं हॉयल महोदय ने। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड कभी भी किसी समय में चेंज नहीं हुआ, एक ही समय में रहा है। तो यह भी प्रश्न में आ चुका है कि किसकी संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों को मिलने पर वैज्ञानिकों ने समुदाय अब ब्रह्मांड के विस्तार के पक्षधर है। हालांकि ये इनके समर्थक नहीं रहे हैं, बावजूद उन्होंने प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड किसी भी एक समय में एक जैसा नहीं रहा है। लेकिन जितने सारे प्रमाण मिले हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि नहीं, ब्रह्मांड का विस्तार हो। सबसे पहला तो विवाद यही था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है कि नहीं, पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हुआ। इस पर बहुत सारे मत हैं, इसको मैंने अभी जिक्र किया, और उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है। टू दी पॉइंट, वहाँ से आपको पॉइंट उठाने हैं। बाद में हमने जैसे देखा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ है उसमें वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। हबल महोदय ने कुछ कहा तो हॉयल महोदय ने कुछ कहा। एडविन हबल ने, जहां पर आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया है, वहीं बिग बैंग थियरी जैसे सिद्धांतों ने आकर इसे आधार को खंडन करने का प्रयास किया कि आकाशगंगा, अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर
1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रश्न यहाँ बनेंगे कि अकेली आकाशगंगा का निर्माण जो है कितना व्यास में है, तो व्यास उसका 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। कहता है कि आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकाशगंगा के निर्माण हाइड्रोजन गैस से हुई है और हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहा गया है। निहारिका कहा गया है बादल को, वे बादल जिसमें हाइड्रोजन गैस भरे हुए थे। कहता है क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका गैस में झुंड विकसित हुए, अलग अलग झुंड हुए। अभी आप बादल में, आसमान में जाइएगा तो कई सारे बादलों के आपको नाम मिलेंगे। कपासी बादल, कपासी मेघ बादल, कपासी अस्तरी बादल, अस्तरी मेघ बादल, इस तरह से अलग अलग बादल हैं। तो उसमें से प्रारंभ में एक बादल का संचयन होता है जिसे निहारिका कहा जाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होते हैं। आगे में आपको सीधे प्रश्न बनते हैं कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यह प्रमाण है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि बिग बैंग थियरी के अनुसार तारों का निर्माण कब हुआ। तो बिग बैंग थियरी के अनुसार तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। आते हैं सौर मंडल पर। कहता है सबसे पहले कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर। तो कभी कभी इस तरह से आपको बॉक्स में मार्क्स दिए रहते हैं, इसको आप तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। आराम से पढ़ें। देखिए इसमें कितने प्रश्न हैं। प्रकाश वर्ष समय का मान, समय नहीं वर्ण दूरी का माप है। सबसे पहली बात है कि प्रकाश वर्ष क्या है, समय नहीं वर्ण दूरी का माप है। तो क्लियर हो गया कि प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। आगे कहता है प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये भी आपको प्रश्न में आ चुके हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कहता है एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। अब यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूला 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आप फॉर्मूला है, फॉर्मूला कभी कभी प्रश्न आते हैं। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर है। यह प्रकाश वर्ष के संदर्भ में या प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो ये भी प्रश्न में आ चुका है। कभी क्या कर देता है कि दूरी लिख देता है और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितना है ये, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 8.311 प्रकाश वर्ष। जबकि अगर दूरी औसतन किलोमीटर में देखते हैं तो होता है 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने कहा अभी आगे हमने पढ़ा था कि ग्रहों का निर्माण का आधार क्या है। चलिए पहले देखते हैं। कहता है कि ग्रहों के विकास की कई अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो पहला कहता है कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंछित झुंड हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैस के गुंछित झुंड। तारे क्या हैं? निहारिका के अंदर गैस के गुंछित झुंड है। निहारिका मतलब ब्रह्मांड, उसके अंदर गैसित झुंड हैं। इन गुंछित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में रोड का निर्माण हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैसीय बादल, ये पृथ्वी के निर्माण की कहानी जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा कि सेम चीज था, यानी कि पृथ्वी भी एक ग्रह है तो ग्रह की विशेषता उसमें भी होगी, तो सेम है यहाँ पर। इस गैसीय रोड के चारों तरफ गैस धूलकण की घूमती हुई तस्करी, ये एक प्रश्न में आ चुका है कि आकृति कैसी विकसित हुई है। तो आकृति है रोटिंग या फिर तस्करी। दूसरा आधार देता है अगली अवस्था। एक पहली अवस्था है ग्रहों के विकास का, दूसरा अवस्था है जिसको कहते हैं गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ, यानी कि यहाँ पर गैसीय बादल है
वो संघनित होना शुरू किए। मैंने कहा था पहले कि गैसीय बादलों का निर्माण हुआ, वो संघनित शुरू हुए और संघनित होते हुए अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि गैसीय बादल में संघनन शुरू हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये जो क्रोड का निर्माण हुआ था, गैस गुरुत्वाकर्षण के गैसीय बादल में क्रोड का जो निर्माण हुआ था, उसे भरने के लिए छोटे छोटे गोले के रूप में पदार्थ विकसित हुए। ये छोटे छोटे गोले संसंजक यानी कि अणुओं के पारस्परिक आकर्षण के कारण ये आपस में विकसित हुए, जमा होते चले गए और इस तरह से अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में लगातार जुड़ते चले गए और छोटे छोटे पिंड आपस में मिलकर एक बड़े ग्रह का निर्माण करते हैं। कहता है अंतिम अवस्था में, दूसरी दो अवस्था हो गई, अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं का संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों का निर्माण हो। वही चीज है, जैसे छोटे छोटे जो पदार्थ हैं, बादलों के पदार्थ जो हैं, वो आपस में मिलने से ग्रहों का निर्माण हुआ। वही जब बड़े पैमाने पर ज्यादा आपस में इकट्ठे होने लगे पिंड, तो बड़े ग्रह का निर्माण हुआ। फिर अंतिम अवस्था में अन्य छोटे छोटे ग्रहाणु जो अगल बगल रह गए थे, वो छोटे छोटे पिंड ग्रहों के रूप में उनका निर्माण होते चला गया। यहाँ चार्ट दिया गया है, इस चार्ट से प्रश्न आते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे कोचिंग के वेबसाइट से, क्योंकि जहाँ पर प्रश्न आते हैं मैं बता रहा हूँ। दूरी के हमेशा प्रश्न आ चुका है कि बुध की दूरी कितनी है, शुक्र की दूरी कितनी है, ये सब पे प्रश्न आ चुका है। कि पृथ्वी का है तो आधार सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी का आधार क्या है, पूरे सौरमंडल के बारे में है, अलग अलग ग्रहों की स्थिति है। घनत्व कितना है तो यहाँ दिया 5.517। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है तो 1.000। और उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है, कितने हैं तो 1 हैं। उसी तरह से मंगल के कितने हैं, 2 हैं, डिमोस और फोबोस। उसी तरह से बृहस्पति के लगभग कितने हैं, 53 हैं। शनि के कितने हैं, 53 हैं। यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 18। तो ये सब कोड मैंने कम से कम गोल किया है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एक बुध के बारे में पूछता है कि यहाँ पर घनत्व इसका कितना है, ठीक है, अर्धव्यास कितना है। ये आपको 2 कम से कम जानना बहुत जरूरी है। एक बुध को आप पढ़ लेंगे, एक पृथ्वी को कई बार आपको सारणी में बनाने को दे देगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कहता है सौरमंडल में 8 ग्रह। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। दिस इज वेरी, हम लोग जान रहे हैं निहारिका को ही सौरमंडल का माना जाता है जनक, क्योंकि निहारिका परिकल्पना जो लाप्लेज महोदय के द्वारा दिया गया है, इसी के द्वारा बाद में साबित हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है और ब्रह्मांड में कई ग्रह नए नए बने। मतलब क्लियर है कि निहारिका को ही सौरमंडल का जनक माना जाता है और वही बाद में अलग अलग ग्रह बने, जिसको कुल मिलाकर एक साथ लोग सौरमंडल कहते हैं। कहता है कि उसके ध्वस्त होने से और क्रोड बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हो गई थी। यानी सौरमंडल का निर्माण वर्तमान से 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई है। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व का निर्माण हुआ है ग्रहों की। 2 चीज हुआ, सौरमंडल का निर्माण 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। आगे हम देखते हैं कि सौरमंडल में सूर्य अर्थात सूर्य का है एक तारा है, 8 ग्रह और 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको एस्टेरोइड कहते हैं, धूमकेतु हैं और बृहद मात्रा में धूलकण और गैस अवेलेबल है। इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस लाइन से बहुत प्रश्न रहता है कि ग्रह का निर्माण कब हुआ है, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं। तो ये आपको फैक्ट्स यही मान रहे हैं, क्योंकि आप इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, अपडेट अगर कोई नया उपग्रह आया है, नया कोई क्षुद्र ग्रह खोजे गए हैं, तो उन सभी के नाम आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स में जानने होंगे। अतिरिक्त जो आपको मेन प्रश्न होंगे वो एनसीईआरटी बेस होंगे, तो इसी को आधार आपको मानना है, क्योंकि इससे बाहर के प्रश्न में आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर 63 उपग्रह दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब 63 उपग्रह, अगर हम 64 करके अगर साइन करके आते हैं तो डेफिनेटली गलत होगा,
क्योंकि सर्वमान्य एनसीईआरटी होंगी। कहता है इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह, इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। पार्थिव कहता है क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह को बाहरी ग्रह, अन्य 4 ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है, आउटर प्लैनेट्स। सबका नाम बचा हुआ है। कहता है 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं और 4 जोबियन ग्रह, जो 4 अन्य ग्रह हैं जिसे जोबियन ग्रह कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है अन्य 4 ग्रह गैस के बने विशाल ग्रह। दिस इज रिपीट, 4 ग्रह कैसे हैं? गैस के बने हुए हैं, गैस के। ये ग्रह बने हुए हैं गैसों के, और यही कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जोबियन ग्रह कहलाते हैं। जोबियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। बृहस्पति भी गैसों के आवरण वाला ग्रह है। इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना संघन वायुमंडल है। यह क्या है? पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं, थोड़े बड़े हैं, उनसे बहुत बड़े हैं, और इसमें क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का ज्यादा बड़ा आवरण है। जैसे मैंने पृथ्वी के निर्माण में ही पढ़ा था कि पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभ काल में ही हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की उपस्थिति मौजूद थी, और उसी से पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह का निर्माण हुआ है। तो सेम यहाँ है, पृथ्वी के सदृश से दिखने वाले 4 ग्रह मंगल, मैंने कहा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे भीतरी ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। इन 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। आई रिपीट, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अन्य 4 जो बचे, पृथ्वी, नेपच्यून और यूरेनस, ये सभी ग्रह हो गए आपके जोबियन ग्रह, और इनमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम भारी पैमाने पर इनके वायुमंडल में है। सभी ग्रहों का निर्माण कहता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। इससे पहले भी मैंने देखा था, देखिए यहाँ पर ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ये लगभग 4.6 से 4.56 अरब है। अगर आपको ये ऑप्शन देगा तो ये, और ये एक साथ में कई बार ऐसे प्रश्न में ऑप्शन ये देता है, तो आप आंसर मारिएगा 4.6 से लेकर 4.56, लेकिन एक ही ऑप्शन हो तो आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कहता है अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलोकी संगठन अपनी बैठक में 2006, ये प्रश्न आ चुका है कि प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये प्रश्न आ चुका है। ये सारणी है, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, आपको पढ़ने होंगे। अब देखिए पृथ्वी के विकास से कहानी कहता है कि पार्थिव और जनक तारे में बहुत समीप बने हैं, जहां अत्यधिक क्या है? तापमान है, और इस कारण गैसें क्या हो रही हैं? संघनित नहीं हो पा रही और घनीभूत भी ना हो सकी। जोबियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अत्यधिक दूरी पर हुई। ये पहला आधार है उत्पत्ति का। दूसरा कहता है कि सौर्य वायु है सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली है। सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि उसमें क्या होता है? तापमान अधिक बढ़ने से फैलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि प्रवाह बढ़ जाता है। यही कारण है कि वो अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कहता है अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैसें और धूलकण उड़ाले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोबियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाए। यहाँ पर क्या है कि सौर पवनें शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए वो गैसों को हटा नहीं पाई। दूसरी ओर पार्थिव ग्रह में क्या हुआ कि वहां पर गैसें क्या हो रही हैं? अधिक धूलकण उड़ा ले रही हैं, क्योंकि वहां क्या है? नजदीक सूर्य होने के कारण से में क्या है? तापमान बढ़ी, और तापमान बढ़ने से क्या हो रही है कि भारी मात्रा में
सौर पवन शक्तिशाली हो गई है। आगे कहता है कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। ऑब्वियसली है, ग्रह जितनी छोटी होगी उसमें ग्रेविटी फोर्स उतना ही कम होगा। आधार। नेक्स्ट है चंद्रमा का। कहता है चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित कई मत प्रस्तुत किए गए हैं और इन मतों में सन 1838 में दिया गया सर जॉर्ज डार्विन कि प्रारंभ में पृथ्वी की व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। इन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही या प्रारंभ में ही पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल के बीच यानी पतला किनारों से मोटा था कि आकृति में परिवर्तित हो गया, अंतोगतवा टूट गया। मतलब एक डंबल जैसे पतला हो जाता है, बीच में एक तरफ मेढ़ मोटा दूसरा तरफ मेढ़ मोटा, तो क्या होता है आपस में खिंचा होने से टूट जाता है। इनका थियरी है, वही टूटने से कहें कि चंद्रमा निर्माण हुआ। कहता है दूसरा थियरी के हिसाब से कहता है कि चंद्रमा का निर्माण जो है उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर का एक गर्त है। इस गर्त का नाम है मेरियाना, आप याद रखेंगे मेरियाना। और मेरियाना गर्त की गहराई है 11.2 किलोमीटर। ये भी प्रश्न आ चुका है कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो 11.2 किलोमीटर। और मेरियाना गर्त कहाँ है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। ये भी प्रश्न आ चुका है। और यह गर्त किसका भाग माना जाता है, चंद्रमा का भाग माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। पृथ्वी बनने से कुछ समय बाद 1 से 3 गुना बड़ा क्या होता है, एक अलग ग्रह या कोई ऐसा पिंड पृथ्वी से टकराता है और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, क्रमशः आज चंद्रमा बना। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति का लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले घटित हुई। ये भी प्रश्न आ चुका है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कब हुई है, तो यहाँ दिया हुआ है 4.44 अरब वर्ष पूर्व। तो क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। कहता है स्थल मंडल, दूसरी ओर स्थल मंडल के चलते हैं। स्थल मंडल जो है ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादा लगातार एक गैस के घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने। अर्थात कहता है कि खगोलीय पिंड में ज्यादातर एक ही जैसे घने और हल्के पदार्थ मिश्रण हो पाए गए और यही पदार्थ मिलकर क्या किए, स्थल मंडल की रचना की है। कहता है कि जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हो रहा था, जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में संगठित हो रहे थे, तो इकट्ठा होने के बाद वो ठंडे होने की प्रक्रिया से गुजरे, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उस उष्मा उत्पन्न हुई, यानी कि वह ताप आपस में आसमान में उड़ने लगा और वह उष्मा, देखिए लिखा हुआ उष्मा उत्पन्न हुई और वह ताप आपस में क्या हुआ, वातावरण में फैलने लगा, जिसके कारण से आंशिक रूप से वह पूरा वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और अलग अलग गैसों के आपसी संयोजन के कारण नमी आ गई और यही नमी बाद में वायुमंडल का निर्माण करती है। जबकि दूसरी ओर अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी गैस मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर के चले गए और अलग होना शुरू हो गए। कहता है कि जब एक लाइन में कहता है कि जब पदार्थ आपस में चिपकने लगे तो उसमें भारी पदार्थ क्या होने लगे, पृथ्वी के कोर में, गर्भ में जाने लगे और हल्के पदार्थ ऊपर रह गए। तो जो भारी पदार्थ जिसमें निकेल और आयरन की मात्रा थी पृथ्वी के कोर में चले गए और ऊपरी परत ऊपर, जिसको हम लोग सियाल सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, और उससे ऊपर जो एक लेयर है जिसको भूपृष्ठ कहते हैं, उसमें हल्के पदार्थ बच गए, जिसको आज हम कई उसमें अलग अलग तत्व हैं, इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा जैसे तत्व महत्वपूर्ण हैं, वो सब ऊपर में बच गए।
वो ठंडा होने के कारण। वही कहता है कि लोहा और उससे गुण वाले पदार्थ के चले गए केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और इस तरह से पृथ्वी में चुंबकीय तत्व भी विद्यमान हो गए। पृथ्वी के इतिहास में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि ये हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों को विभेदीकरण में अपना योगदान दिए हैं। ये आयु से रिलेटेड है। ये अलग अलग काल है जिसको आपके पढ़ने होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक समय मापनी, जो मैं आपको चार में दिखा रहा हूं। कल मैं इस पर चर्चा करूंगा कि पृथ्वी का निर्माण के काल से लेकर आधुनिक मानव के निर्माण का काल कौन सा रहा है, जिससे प्रश्न आते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कल। और इससे पहले जैसे आप अभी क्लियर हो गया है कि कौन कौन सा काल में क्या हुआ था, आप इन तरीकों को अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी, छोटी छोटी थियरी, सारांश में मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूँ कि पृथ्वी का निर्माण की कहानी। यूँ समझ ले कि जब इमैनुअल कांट ने एक थियरी दिया था 17वीं शताब्दी में, तो पृथ्वी के निर्माण से संबंधित कई सारे पत्र प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन उस पर मतभेद की स्थिति थी। तो पहले बात तो ये साबित करना था पृथ्वी का निर्माण हुआ है या नहीं, या पृथ्वी की स्थिति ऐसे ही थी। तो सबसे पहले यह साबित हुआ 17वीं शताब्दी में कि हाँ, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है, तो ग्रहों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है या पदार्थों के बादल से हुआ है। बाद के जिक्र में आया जब लाप्लेज महोदय ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की 1796 ईस्वी में, और वह कल्पना जिसको हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, यहाँ की निहारिका परिकल्पना कहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसमें अलग अलग तर्क दिए और तर्कों से साबित किया कि नहीं, वास्तव में पृथ्वी का निर्माण गैसों के आवरण जो द्वरित अवस्था में एक जगह गोले के रूप में था, वो उससे हुआ है। तो कैसे हुआ है, तो पहली अवस्था में उन्होंने कहा कि ये आपस में पूरा द्रवित अवस्था में थे, अत्यधिक तापमान थी, और ये आपस में एक जगह संलयित थे। बगल से क्या होता है, सूर्य के नज़दीक में आने लगे, और जब सूर्य के नज़दीक में आए तो नज़दीक में आने की वजह से इसमें तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से आपस में विस्फोट हो गया। तापमान में विस्फोट होने से जब ये विस्फोट हो गए तो पूरा द्रवित पदार्थ होने के, चिपचिपा होने की वजह से ये आपस में छिटक गए। छिटकने के कारण जैसे जैसे ये दूर चले गए, ये आपस में फिर संलयित होने का प्रयास किए। संलयन की ये पहली अवस्था रही, और संलयन के बाद वो फिर पुनः धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने के दौरान में बहुत सारे गैसें, जब ठंडा होने की प्रक्रिया होती है तो कहता है कि कितने कितने दिनों में होती है, तो कब परमाणु का निर्माण होता है। मैंने अभी जिक्र किया, इस बुक्स में अलग अलग लाइन बाय लाइन है कि 3 मिनट के अंदर ही परमाणु तत्वों का विकास हो जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे आगे होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, दूसरी अवस्था में जब पदार्थ एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल कणों की स्थिति उपस्थित होती है, जो अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं कि स्थल खंड में नमी उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर एक तरफ पृथ्वी ठंडी हो रही होती है, दूसरी तरफ वायुमंडल निर्माण की अवस्था डेवलप हो रही होती है। तो पृथ्वी में क्या होता है कि जो भारी तत्व वाले होते हैं, चुंबकीय गुण वाले और भारी तत्व वाले खनिज होते हैं या भारी तत्व वाले पदार्थ होते हैं, वो पृथ्वी के गर्भ कोर में चले जाते हैं और ऊपरी वाले ऊपर रह जाते हैं। तो जिसे अभी हम लोग कोर यानी कि सियाल, सीमा और निफे, अर्थात कोर और सीमा और सियाल जैसे मंडलों के नाम से जानते हैं, पृथ्वी के अलग अलग मंडल, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद आगे के टर्म में हम देखते हैं कि फिर बिग बैंग थियरी आता है। बिग बैंग थियरी में यह साबित किया जाता है कि किस प्रकार से एडविन हबल ने साबित करते हैं अलग अलग अवस्थाओं में कि पृथ्वी का निर्माण किन किन चरणों के माध्यम से हुआ है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, जब पृथ्वी पहला चरण में जब नज़दीक से गुजरता है, सूर्य के नज़दीक से, तो एक शिगारनुमा आकृति जैसे फैल जाता है, और शिगारनुमा आप देखेंगे मटर के दाने की भांति अलग अलग ग्रह की उपस्थिति रहती है वायुमंडल में, जो आपस में छिटक जाती है। छिटकने की वजह से वो क्या होते हैं, सभी पदार्थ वातावरण में फैल जाते हैं। बाद में दूसरी अवस्था में संलयन की प्रक्रिया होती है, जहां पदार्थों के बादल आपस में चिपकना चाहते हैं, और वही चिपकने संलयन के गुण की वजह से एक नए ग्रह का निर्माण होता है। बाद में वही ग्रह में कालांतर में ठंडी होने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह घटना
जो बिग बैंग थियरी की घटना है 13.7 अरब वर्ष पूर्व होती है। बाद में फिर यह धीरे धीरे लगातार ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वास्तव में ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया 4.4 अरब वर्ष पूर्व शुरू होती है, जो आपको नोट्स में अवेलेबल है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी की निर्माण हो गई, पृथ्वी में अलग अलग गैस बने, वातावरण का निर्माण हुआ, कई अन्य ग्रह बने और लगातार यह पृथ्वी का एक वर्तमान रूप में शामिल हो गए। अब हम कल देखेंगे कि जो पृथ्वी बनी हुई है उस पृथ्वी में अलग अलग तरीके से अलग अलग कालों में क्या क्या निर्माण होता है, किस काल में आदि मानव का निर्माण होता है, किस काल में यहाँ पर जीव जंतु आते हैं, किस काल में वायुमंडल का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। आप इसको तरीके से एक वन लाइनर करके पढ़ें और जो मैंने अंडरलाइन करवाया है उसको पॉइंट आउट करें और उसको पढ़ें। नेक्स्ट क्लास खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे भी होंगे, आपको मैं क्वेश्चन डील भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से आपको ये कवर करने होंगे। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम होगा भूवैज्ञानिक समय मापन। धन्यवाद।